हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अफजल हुसैन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हैप्पी लर्निंग में। तो यहाँ से हम हमारे कोर्स का जो पार्ट 3 है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंट्स ओनली। यानी अकाउंट्स ओनली क्या है, अकाउंट्स ओनली में क्या होता है, किस तरह काम किया जाता है, ये सारी चीज़ें A to Z जो भी आपको जानना ज़रूरी है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप अकाउंट्स ओनली का कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना चाहते हैं तो मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखें, ताकि आपको अकाउंट्स ओनली से रिलेटेड कुछ भी कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर टर्न ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो टेली ERP9 कोर्स का पार्ट 1 है, पार्ट 2 है और पार्ट 3 है। ये जो पार्ट 3 हैं इनके जो कंप्लीट PDF नोट्स हैं, जो अभी तक मैंने PDF नोट्स तैयार किए हैं, 70 PDF फाइल है। अगर आप उसको सिंगल क्लिक में डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप 170 रुपये पे करके सारी की सारी PDF फाइल एक सिंगल क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं। और अदरवाइज मान लीजिए आपको पे नहीं करना है तो सारे के सारे PDF फाइल मेरे वेबसाइट पर फ्री में भी अवेलेबल हैं। वहाँ पर फ़र्क इतना है कि आपको एक एक करके सारे PDF फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो अगर आप थोड़ा सा अमाउंट बेयर कर सकते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से आप सिंगल क्लिक में सारी की सारी PDF फाइल सिंगल क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें सबसे पहले थ्योरी को हम समझेंगे और शुरू करेंगे थ्योरी के साथ में। उसके बाद में हम जो प्रैक्टिकल है प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ेंगे और कुछ प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रैक्टिस नोट्स भी दिए जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक की जो थ्योरी है उसको समझ लेते हैं। पहला सवाल है अकाउंट्स ओनली क्या है। तो इसका बहुत सिंपल सा जवाब है, टेली ERP9 में अकाउंटिंग का काम दो तरीके से किया जाता है। एक को बोलते हैं अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री और दूसरे को बोलते हैं अकाउंट्स ओनली। और अकाउंट्स ओनली और अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री में क्या फ़र्क होता है ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 15 में एकदम अच्छे से समझाया था। तो अगर आप में से किसी ने वो चैप्टर नहीं देखा है तो लिंक ऊपर आपको आई बटन पर भी मिल जाएगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, जिस पर क्लिक करके आप इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है उसको एकदम डिटेल में समझ सकते हो। फिर भी शॉर्ट में मैं आपको ये समझा देता हूँ कि मान लीजिए मैंने सुरेश से 1000 रुपये का माल ख़रीदा। अब जो 1000 रुपये का माल ख़रीदा है उसमें क्या क्या आइटम या प्रोडक्ट थे, कितनी क्वांटिटी के थे और कितने रुपए के थे, ये सब चीज़ें जब मैं मेंटेन करता हूँ उसको अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री कहते हैं। इन्वेंट्री को बोलते हैं स्टॉक आइटम या फिर प्रोडक्ट आप बोल सकते हो। यानी अगर आप किसी भी फर्म का काम अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री में करते हो तो वो फर्म का जो प्रोप्राइटर है वो क्या माल खरीद रहा है, कितने आइटम खरीद रहा है, कितने रुपए के खरीद रहा है, क्या माल बेच रहा है, कितने आइटम बेच रहा है, कितने रुपए के बेच रहा है, ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करनी पड़ती है अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री में। और अब मान लीजिए कि मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। सुरेश से 1000 रुपये का माल खरीदा। अब 1000 रुपये का जो मैंने माल खरीदा है उसमें क्या प्रोडक्ट, क्या आइटम खरीदा है, या कितने क्वांटिटी का खरीदा है, या कितने रुपए का खरीदा है, ये मेंटेन करना मुझे ज़रूरी नहीं होता है। तो इस तरह का जो काम होता है उसको बोलते हैं अकाउंट्स ओनली। यानी सिंपली जो सुरेश से हमने 1000 रुपये का माल खरीदा है, सीधा परचेज में 1000 रुपये अमाउंट डाल करके एंट्री कर सकते हैं। आइटम वगैरह जो है, आइटम क्वांटिटी रेट, ये डालनी आपको ज़रूरी नहीं होती। इसी तरह जो मान लीजिए मैं किसी को 2000 रुपये का माल बेचता हूँ तो सीधा सेल की एंट्री में सेल का अमाउंट डाल करके, सेल का टोटल अमाउंट 2000 रुपये डाल करके सीधा एंट्री कर सकता हूँ। तो आइटम यहाँ पर भी मुझे आइटम वगैरह जो क्वांटिटी है वो मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सिंपली ये समझ लीजिए कि जहाँ पर जिस भी फर्म में अकाउंट्स ओनली का आपको काम करना है वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं या जो भी आइटम है, ना तो आपको आइटम क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना यूनिट ऑफ मेजर, कौन सा आइटम कितने रुपए का खरीद रहे हैं, कितनी क्वांटिटी का खरीद रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको बोलते हैं अकाउंट्स ओनली। तो ये है मेरे पहले सवाल का जवाब। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। अकाउंट्स ओनली में कब काम किया जा सकता है। तो आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अकाउंट्स ओनली का काम हम कब करेंगे, किस फर्म का करेंगे। तो इसका जो जवाब है वो मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर किसी फर्म का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, यानी किसी फर्म की 1 साल की बिक्री
1.5 करोड़ से कम होती है तो उसका काम आप अकाउंट्स ओनली में कर सकते हैं। यानी उसका जो स्टॉक है वो मेंटेन करना ज़रूरी नहीं है, लीगली मेंटेन करना ज़रूरी नहीं है, आप उसका काम अकाउंट्स ओनली में कर सकते हैं। तो तीसरा सवाल है, क्या अगर किसी फर्म का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो उसका काम अकाउंट्स ओनली में करना कंपलसरी होता है या फिर अकाउंट्स विद इन्वेंट्री में भी कर सकते हैं? तो इस सवाल का जो जवाब है वो ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी फर्म का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो उसका काम आपको अकाउंट्स ओनली में ही करना है, आप उसका काम अकाउंट्स विद इन्वेंट्री में भी कर सकते हैं। यानी अगर किसी फर्म का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, या तो आप उसका काम अकाउंट्स ओनली में भी कर सकते हैं या फिर अकाउंट्स विद इन्वेंट्री में भी कर सकते हैं। और वही फर्म अगर मान लीजिए उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपके पास केवल एक ही ऑप्शन है, वो है अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, यानी आपको उस फर्म का स्टॉक मेंटेन करना कंपलसरी हो जाता है। तो ये है मेरे तीसरे सवाल का जवाब। यानी अगर किसी फर्म का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो ये कंपलसरी नहीं है कि आप उसका काम अकाउंट्स ओनली में ही करोगे, आप उसका काम अकाउंट्स विद इन्वेंट्री में भी कर सकते हो। बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल है, किस बेसिस पर हम किसी फर्म का काम अकाउंट्स ओनली में करेंगे? तो यहाँ पर आपको तीसरे सवाल में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो गई होगी, क्योंकि एक तरफ तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर किसी फर्म का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो उसका काम अकाउंट्स ओनली में किया जा सकता है, और दूसरी तरफ मैं ये भी बोल रहा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि उसका अगर टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो उसका काम अकाउंट्स ओनली में ही हो, उसका काम अकाउंट्स विद इन्वेंट्री में भी कर सकते हैं। तो इसी कन्फ्यूज़न को हम दूर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, किस बेसिस पर हम किसी फर्म का काम अकाउंट्स ओनली में कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 रीज़न हो सकते हैं कि हम किसी फर्म का काम अकाउंट्स ओनली में कब करेंगे। पहला रीज़न, जब हमें किसी फर्म का स्टॉक मेंटेन करना ज़रूरी नहीं हो, यानी हमें लगता है कि इस फर्म का जो स्टॉक मेंटेन करना हमें ज़रूरी नहीं है तो उसका काम आप अकाउंट्स ओनली में कर सकते हैं। तो आपको कब लगेगा कि इस फर्म का स्टॉक मेंटेन करना ज़रूरी है या नहीं है? तो जब भी आप किसी फर्म का काम लोगे तो आप प्रोप्राइटर से डायरेक्टली ये पूछ सकते हो कि आपके जो आइटम्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, कितने रुपए में आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, या जो ये इन्वेंट्री है वो मेंटेन करना ज़रूरी है, या आप डायरेक्टली ऐसे काम कर सकते हैं अकाउंट्स ओनली में। तो मान लीजिए वो आपको बोलता है, देखिए मेरा तो जीएसटी रिटर्न जो है, इनकम टैक्स रिटर्न है, वो लग जाना चाहिए, मुझे केवल अपने जीएसटी रिटर्न या इनकम टैक्स रिटर्न से मतलब है, बाकी आप अकाउंट्स ओनली में काम करो या अकाउंट्स विद इन्वेंट्री में स्टॉक मेंटेन करो या ना करो, आप वो ज़रूरी नहीं है। तो इस बेसिस पर आप, ये पहला रीज़न है जब आप अकाउंट्स ओनली में काम कर सकते हो। और दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि जिस फर्म का स्टॉक मेंटेन करने में परेशानी हो सकती हो, ये है दूसरा रीज़न। तो इसी दूसरे रीज़न को हम क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे। ऐसी कौन कौन सी फर्म है जिसका स्टॉक मेंटेन करने में परेशानी होती है? तो इस सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा एक एग्जांपल से। मान लीजिए कि मैं एक पार्ट टाइम अकाउंटेंट हूं और मेरे पास में 10 फर्म का काम है जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है। अब 1.5 करोड़ से कम है तो अकाउंट्स ओनली में भी कर सकता हूं और अकाउंट्स विद इन्वेंट्री में भी कर सकता हूं। तो इन 10 पार्टियों में जो 7 पार्टी है उसका काम मैं अकाउंट्स विद इन्वेंट्री में करता हूं, और 3 पार्टियां ऐसी है जिसका काम मैं अकाउंट्स ओनली में करता हूं। तो ऐसा क्या रीज़न है, जो 7 पार्टियां हैं उसकी मैं इन्वेंट्री मेंटेन कर रहा हूं और जो 3 पार्टियां हैं उसकी इन्वेंट्री मेंटेन नहीं कर रहा हूं? तो ये मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। देखिए, कुछ दुकानें या कुछ शॉप या कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें दुकानदार को खुद ये पता नहीं होता है कि मेरे पास कितने तरह के आइटम हैं या कितने तरह के प्रोडक्ट्स हैं और कौन सा आइटम कितनी क्वांटिटी का मेरे पास में पड़ा है। ये सारी चीज़ें एक दुकानदार को भी पता नहीं होती हैं। और मान लीजिए कि वो दुकानदार अगर गिनना भी चाहे कि भाई मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पास में कौन सा आइटम किस क्वांटिटी में पड़ा है, कौन सा प्रोडक्ट कितना पड़ा है, कितने रुपए का पड़ा है, अगर वो गिनना भी चाहे तो वो गिन भी नहीं सकता। तो अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ऐसी कौन सी दुकान होती है जिसमें दुकानदार को भी पता नहीं होता कि मेरे पास में कौन सा आइटम कितनी क्वांटिटी में पड़ा है। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहली दुकान है मेडिकल की। यानी मेडिकल में तरह तरह की जो है दवाइयाँ आती है, काफ़ी तरह की दवाइयाँ आती हैं, और मेडिकल में टैबलेट्स, सिरप्स और भी बहुत सारे आइटम होते हैं। एक ही जो मान लीजिए सर दर्द की जो टैबलेट है तरह तरह की कंपनियों की आती है,
और किसी को हम 1 गोली भी दे देते हैं, किसी को 2 दे देते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए कि अगर आप पार्ट टाइम अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं तो आप एक मेडिकल की जो दुकान है उसका स्टॉक मेंटेन नहीं कर सकते अगर आप पार्ट टाइम में काम कर रहे हो। फुल टाइम में अगर आप काम कर रहे हो सुबह से लेकर के शाम तक, तब स्टॉक मेंटेन किया जा सकता है। लेकिन पार्ट टाइम अगर मान लीजिए मुझे कहीं पर भी पार्ट टाइम एक मेडिकल में काम मिलता है तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं उस मेडिकल का स्टॉक मेंटेन कर लूँ। और दूसरी जो दुकान है वो है बुक डिपो की दुकान, यानी जहाँ पर पेंसिल, शार्पनर, रबर, ये जो बुक्स हैं, कॉपीज़ है, ये मिलती है। वहाँ पर भी आप स्टॉक मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि पेंसिल जो होती है, पेंसिल भी तरह तरह की आती है, कई कंपनी की आती है, किसी में 10 पैकिंग की आती है, किसी की 12, किसी की 15। तो बुक डिपो में भी अगर मान लीजिए आप कहीं पर पार्ट टाइम अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं तो आप उसका स्टॉक मेंटेन नहीं कर सकते, या फिर दुकानदार को खुद को ही नहीं पता होता कि मेरे पास में कितनी पेंसिल पड़ी है, कौन सी कंपनी की कितनी पड़ी है। इसी तरह तीसरा जो है वो है किराने की दुकान। किराने की दुकान में बहुत सारे आइटम्स होते हैं, यानी हमारे जो घरेलू सामान होते हैं, साबुन, तेल, इसी तरह शक्कर हो गई या फिर बिस्किट्स हो गए, इसी तरह जो भी प्रोडक्ट्स हैं, सारे प्रोडक्ट्स अभी दिमाग में आएंगे नहीं। क्यों, किराने की दुकान में भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, बिस्कुट जो होते हैं, मान लीजिए वो भी अलग अलग कंपनीज के आते हैं। दुकान वाले को ये नहीं पता होता कि मेरे पास में कौन से ब्रांड के कौन से बिस्कुट कितनी क्वांटिटी में पड़े हैं। तो ये 3 जगह ऐसी है, मेडिकल, बुक डिपो और किराने की दुकान। इसी तरह और भी है, मैं आपको केवल 3 का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये 3 जगह ऐसी है जहाँ पर मैं जाकर के भी स्टॉक मेंटेन नहीं कर सकता अगर मैं पार्ट टाइम में काम कर रहा हूँ। और दुकान वालों को खुद को भी ये पता नहीं होता है कि मेरे पास में कौन सा आइटम कितनी क्वांटिटी में पड़ा है। तो इस केस में आप किसी भी फर्म का काम अकाउंट्स ओनली में कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या किराने की दुकान, मेडिकल शॉप या बुक डिपो में स्टॉक मेंटेन नहीं किया जा सकता? तो इसका मैं आपको जवाब दे देता हूँ, ऐसा नहीं है। अगर हम किसी मेडिकल की दुकान में या किसी किराने की दुकान में या फिर बुक डिपो में फुल टाइम अकाउंटिंग का काम करते हैं, यानी सुबह से लेकर के शाम तक, जब भी दुकान क्लोज होती है तब तक बैठ कर के हम काम करते हैं, तो ये पॉसिबल है कि आप उसका स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं, यानी अकाउंट्स विद इन्वेंट्री में उसका काम कर सकते हैं। और अगर आप पार्ट टाइम में किसी फर्म का काम कर रहे हो तो ये पॉसिबल नहीं है कि इन 3 फर्मों का आप स्टॉक मेंटेन कर लो, ये पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे इस टॉपिक की थ्योरी ख़त्म होती है। अब हम बढ़ेंगे प्रैक्टिकल की तरफ। तो प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ेंगे और जो भी अकाउंट्स ओनली का काम है वो हमें किस तरह से करना है, किस तरह से कोई भी परचेज या सेल की एंट्री करनी है, ये सब अब हम प्रैक्टिकल में समझेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। ऑलराइट दोस्तों, तो शुरू करते हैं। एक बात मैं आपको फिर से बोल देता हूँ कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। वीडियो को आप थोड़ा सा समझ करके देखना और वीडियो को पूरा देखना, ताकि आपको अकाउंट्स ओनली का जो चैप्टर है वो एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करेंगे। तो जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ उस पर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, आपको कंपनी क्रिएट करना तो आता ही होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कंपनी का नाम हम रख देते हैं हैप्पी लर्निंग, हमारे जो चैनल का नाम है वही, और एड्रेस हम डाल देते हैं नागौर, और यहाँ पर कंट्री हो जाएगी इंडिया। उसके बाद में स्टेट आप सभी को यहाँ पर राजस्थान डालना है। उसका रीज़न ये है कि जो मैंने प्रैक्टिस नोट्स दिए हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए, वो राजस्थान स्टेट को ध्यान में रखते हुए दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको राजस्थान लेना है। पिन कोड डाल देते हैं। फ़ोन नंबर कुछ है तो डाल दीजिए, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, और मेल हम यहाँ पर डाल देते हैं happylearning1@gmail.com, और वेबसाइट भी डाल देते हैं www.teleclass.com। तो ये वेबसाइट हो गई। तो इसी तरह आपके पास में जो कंपनी की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वही आपको यहाँ पर डालनी है। और यहाँ पर फ़िलहाल हमने रेंडमली कुछ डेटा डाल दिया है, एंटर करेंगे। फाइनेंशियल ईयर आपको यहाँ पर 1/4/2019 लेना है, क्योंकि जो प्रैक्टिस नोट्स दिए हुए हैं वो फाइनेंशियल ईयर 19-20 के हैं, इसलिए यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर 1/4/2019 लेना है। बाकी की डिटेल आपको कुछ नहीं डालनी है। इसको कर देंगे हम यहीं पर सेव, इसको यहाँ पर सेव कर देंगे एंड एंटर। जैसे ही सेव करेंगे हमारी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। कंपनी क्रिएट होने के बाद में अकाउंट्स ओनली में अगर आप काम कर रहे हैं जीएसटी का, तो 2 काम आपको करने पड़ेंगे। पहला, अकाउंट्स ओनली फीचर्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा, और दूसरा जीएसटी फीचर्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, इन्वेंट्री इन्फो और इन्वेंट्री वाउचर। अगर ये 2 ऑप्शन आपको गेटवे ऑफ टेली पर दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अभी आपकी कंपनी में अकाउंट्स विद इन्वेंट्री का फीचर्स जो है वो एक्टिवेट होया हुआ है। तो आपको यहाँ पर अकाउंट्स ओनली फीचर्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा।
जिसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है फीचर्स, शॉर्टकट है F11। तो यहाँ पर मैं F11 प्रेस करूँगा। उसके बाद में सबसे पहले मैं जाऊँगा अकाउंटिंग फीचर्स में, यहाँ पर मैं करूँगा एंटर। पहले नंबर पर ही मुझे एक ऑप्शन मिल जाता है मेंटेन अकाउंट्स ओनली, जो कि है नो। इसको हम करेंगे यस। यस करते हुए इसको हम कर देंगे सेव। तो कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर अकाउंट्स ओनली का जो फीचर्स है वो एक्टिवेट हो गया है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। उसके बाद में हम जाएंगे स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में। आपको पहले नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST और सेट अल्टर GST डिटेल। इन दोनों ऑप्शन को आपको करना है यस। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा यस एंड यहाँ पर भी मैं कर दूंगा यस। उसके बाद में बाकी की कोई भी डिटेल में कुछ भी नहीं डालना है, सीधा आपको यहाँ पर आना है GST नंबर में। यहाँ पर आपको कंपनी के GST नंबर डालने हैं जिसका आप काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर रेंडमली मैं अभी कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर रेंडमली मैंने कोई भी GST नंबर डाल दिए हैं। आपको यहाँ पर जिस भी कंपनी का आप काम कर रहे हैं उसके GST नंबर डालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ सेव और इसको भी मैं कर देता हूँ सेव। तो यहाँ पर दोनों ही काम मैंने कर लिए हैं। अकाउंट ओनली फीचर्स को भी एक्टिवेट कर लिया है और GST फीचर्स को भी एक्टिवेट कर लिया है। और अब मैं अगर गेटवे ऑफ टेली पर आता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी जो दो ऑप्शन आ रहे थे इन्वेंट्री इन्फो और इन्वेंट्री वाउचर, वो दोनों अब यहाँ से हट चुके हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे टेली ERP9 में जो कंपनी ओपन की हुई है उसका अकाउंट्स ओनली फीचर्स एक्टिवेट हो चुका है। तो अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं कि अकाउंट्स ओनली और अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री में कितना फ़र्क है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि अकाउंट्स ओनली और अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री में परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर, डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर, ये जो 4 वाउचर हैं केवल इन ही 4 वाउचर में एंट्री करने में फ़र्क आता है। बाकी के जो कॉन्ट्रा वाउचर है या रिसिप्ट है, पेमेंट है या फिर जनरल वाउचर, ये जो वाउचर में एंट्री हमने अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री में की थी वही के वही सेम एंट्री अकाउंट्स ओनली में होती है। तो ये जो 4 वाउचर हैं इनको छोड़कर के जो परचेज वाउचर है या सेल्स वाउचर है और डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर है, केवल इसी में ही एंट्री करने का फ़र्क आता है। और वो फ़र्क कहाँ पर कैसे आता है वो भी आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो हम शुरुआत करेंगे परचेज की एंट्री के साथ में। सबसे पहले यहाँ पर हम कोई भी एंट्री करने के लिए जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, और परचेज की एंट्री करने के लिए हमें परचेज का वाउचर ओपन करना पड़ेगा, जिसके लिए आप F9 प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड में। तो यहाँ पर परचेज का वाउचर जो है ओपन हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ नोट्स तैयार किए हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी जहाँ से आप ये प्रैक्टिस नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम परचेज एग्जेम्प्ट जो यहाँ पर दिया हुआ है उसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जितनी भी एंट्री है वो सारी की सारी एक ही टाइप की एंट्री है, परचेज एग्जेम्प्ट की एंट्री है। किसी पर किसी भी आइटम पर टैक्स नहीं लगता, सब की सब 0% की है और सब के सब हमने खुद के स्टेट से, यानी हम राजस्थान के हैं और राजस्थान से ही हमने परचेज की है। तो सारी की सारी एंट्रियाँ बिल्कुल ऐसी ही है। तो सबसे पहले हम डेट लगाएंगे यहाँ पर 1 अप्रैल 2019। तो टेली में आएंगे F2 1/4/2019 एंड एंटर। उसके बाद में बिल नंबर यहाँ पर है 01234 एंटर एंड एंटर। पार्टी का लेज़र हम क्रिएट करेंगे, यहाँ पर है कृषि बीज भंडार। तो Alt C। तो पार्टी लेज़र क्रिएट करने में कोई भी चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम वैसे ही आपको बनाना है। तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ कृषि बीज भंडार, एंटर एंड एंटर। ये हमारा लेनदार है इसलिए आपको यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स डालना है और मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को इसको कर देना है नो। एड्रेस फ़िलहाल मैं नहीं डाल रहा हूँ, आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और सीधा GST नंबर पे आएंगे और इसके जो GST नंबर है वो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। तो ये कॉपी पेस्ट हो गया, इसको मैं कर दूँगा सेव। तो ये पार्टी का लेज़र जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब उसके बाद में क्या, तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है जीरा सीड और तारामीरा TMT ऑयल, यानी ये तो प्रोडक्ट है। जबकि मैंने आपको बताया कि जब हम अकाउंट्स ओनली में काम करते हैं तो जो आइटम होता है उसकी एंट्री हम नहीं करते, यानी ना तो हम आइटम क्रिएट करेंगे, ना ही कोई यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करेंगे, ना क्वांटिटी डालेंगे। तो आपके पास में मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि कहीं पर भी आप काम करोगे, मान लीजिए आप किसी फर्म का अकाउंट्स ओनली का ही काम कर रहे हो, लेकिन जब आपके पास में परचेज का बिल आएगा तो वो अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री का होगा। यानी जिस भी पार्टी से आप माल खरीदोगे उसने क्या क्या आइटम आपको बेचे हैं वो तो ज़रूर लिख के देगा।
यानी आपके पास में जो बिल आएगा वो अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री का आएगा और आपको उसको अकाउंट्स ओनली में कन्वर्ट करना है। और वो आप कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर जो जीरा है या जो ये तारामीरा TMT ऑयल है, ये एक आइटम है, ये हमें क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्रिएट नहीं करेंगे। सीधा क्या करेंगे, ये अमाउंट डाल देंगे 4550 रुपये। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीधा हम डायरेक्टली अमाउंट डाल देते हैं। तो अब हमें यहाँ पर एक परचेज का लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा। यानी हमने क्या किया, कृषि बीज भंडार से परचेज की है। अब कौन सी परचेज की है ये हमें बताना पड़ेगा। जैसा कि अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री में मैंने आपको बताया था कि 4 तरह के परचेज के लेज़र बनते हैं: परचेज एग्जेम्प्ट, परचेज GST, परचेज IGST और परचेज इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट। इन चारों में से कौन सा लेज़र कब बनता है ये मैंने आपको एकदम अच्छी तरीके से समझाया था। और अब बारी आती है अकाउंट्स ओनली की। तो अकाउंट्स ओनली में परचेज के कितने लेज़र बनेंगे ये मैं आपको एक प्रैक्टिस नोट ओपन करके बताता हूँ। तो दोस्तों, अकाउंट्स ओनली में परचेज के 10 लेज़र तक बन सकते हैं, यानी केवल परचेज के 10 लेज़र। अकाउंट्स विद इन्वेंट्री में परचेज के केवल 4 ही लेज़र बनते हैं जो मैंने आपको बताया। और अगर आप अकाउंट्स ओनली में काम कर रहे हो तो परचेज के टोटल 10 लेज़र तक बन सकते हैं। याद रखना, 10 लेज़र तक बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 10 के 10 लेज़र आपको बनाने पड़े। उनमें से आपको 1 की भी ज़रूरत पड़ सकती है, 2 की भी पड़ सकती है, 3 की भी पड़ सकती है, 4, 5 या 6 की भी पड़ सकती है। और कौन से परचेज लेज़र की ज़रूरत कब आपको पड़ेगी ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ, जैसे अगर परचेज खुद के राज्य से हो, यानी हम राजस्थान के हैं और राजस्थान के ही किसी स्टेट से हम परचेज कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि मैंने राजस्थान के जोधपुर ज़िले से एक पार्टी से परचेज की जिसमें जो आइटम है उस पर 12% टैक्स लगता है। तो उसका जो लेज़र बनेगा वो बनेगा परचेज GST @12%। और उसका ग्रुप आ जाएगा परचेज अकाउंट, और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आ जाएगा परचेज टैक्सेबल, और इंटीग्रेटेड टैक्स वैल्यू जो है वो आ जाएगी 12%। ये आपको कहाँ पर डालनी है वो आपको आगे लेज़र में पता चल जाएगा। इसी तरह मान लीजिए कि मैं अपने राजस्थान स्टेट से जयपुर ज़िले से किसी पार्टी से परचेज कर रहा हूँ जिसके आइटम पर 28% टैक्स भी लग रहा है और 5% टैक्स भी लग रहा है, यानी दोनों टैक्स लग रहे हैं। तो ये यहाँ पर आपको दोनों ही लेज़र बनाने पड़ सकते हैं, परचेज GST @5% और परचेज GST @28%। और अगर कोई टैक्स लग ही नहीं रहा है तो आपको बनाना पड़ेगा परचेज एग्जेम्प्ट। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अगर हम परचेज दूसरे राज्य से करते हैं, यानी मान लीजिए हम पंजाब के किसी डिस्ट्रिक्ट से ऐसा आइटम खरीदते हैं जिस पे 18% टैक्स लगता है, तो वहाँ पर लेज़र बनेगा परचेज IGST @18%। जिसका मतलब ये हो जाएगा कि हमने जो परचेज की है उसका उस पर 18% टैक्स लगता है और किसी दूसरे राज्य से हमने परचेज की है। IGST का मतलब हो गया कोई दूसरा राज्य। इसी तरह मान लीजिए कि हम महाराष्ट्र के किसी डिस्ट्रिक्ट से एक पार्टी से हम परचेज करते हैं जिस पे 12% टैक्स लगता है, तो लेज़र बनेगा परचेज IGST @12%। अब मान लीजिए कि हमारी परचेज केवल एक ही पार्टी से है, राजस्थान के जोधपुर ज़िले से खरीदता हूँ और केवल एक ही टैक्स लगता है 18%। तो बाकी के जो परचेज लेज़र हैं वो मुझे बनाने ज़रूरी नहीं है। यानी मेरी केवल एक ही पार्टी, एक फिक्स पार्टी है, मैं उससे माल खरीदता हूँ और एक ही टाइप का टैक्स है 18%। तो आपको केवल एक ही लेज़र बनाना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं है, मैं आपको फिर से बोल देता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि 10 के 10 परचेज के लेज़र आपको बनाने पड़ें। आगे बढ़ते हैं। सेम टू सेम यही आपके सेल्स के केस में होगा। अगर मान लीजिए आप बिक्री जो है खुद के किसी राज्य में, खुद के किसी या तो खुद के डिस्ट्रिक्ट में या जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में, मान लीजिए कि मैंने राजस्थान में जोधपुर ज़िले में एक पार्टी को माल बेचा जिस पे 12% टैक्स लगता है, तो लेज़र जो बनेगा वो बन जाएगा सेल्स GST @12%। इसी तरह मान लीजिए कि मैंने जयपुर ज़िले में किसी पार्टी को 28% का माल बेचा, तो लेज़र बन जाएगा सेल्स GST @28%। और ग्रुप आ जाएगा सेल्स अकाउंट, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन ये आपके सामने लिखा हुआ, और जो टैक्स रेट है वो यहाँ पर टैक्स रेट आ जाएगी। और बिल्कुल इसी तरह मान लीजिए कि हम अगर किसी दूसरे राज्य में सेल्स करते हैं, मान लीजिए मैंने पंजाब में किसी को 12% का आइटम बेचा, तो लेज़र बन जाएगा सेल्स IGST @12%।
तो ये हैं परचेज के लेज़र और ये हैं सेल्स के लेज़र। कब और कैसे और कौन सा लेज़र आपको बनाना है वो मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये आपको आइडेंटिफाई खुद को करना है कि आप जो माल खरीद रहे हो वो पार्टी खुद के ही राज्य की है या किसी दूसरे राज्य की है, और उस पर 5% टैक्स लग रहा है या 12% लग रहा है या 18 या 28, ये सब कुछ बिल में मेंशन होता है, बिल में लिखा हुआ होता है। आपको खुद को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसा कि मैं आगे प्रैक्टिस नोट्स में आपको दे रहा हूँ, वहाँ पर भी क्लियरली लिखा हुआ है कि ये हम खुद के राज्य से खरीद रहे हैं या अन्य राज्य से खरीद रहे हैं, और जो टैक्स लग रहा है वो 5%, 12%, 18%, 28% या 0% है। ये सब कुछ मेंशन है हमारे नोट्स में भी। तो अब एंट्री को शुरू करते हैं फटाफट से। पहली एंट्री हम करेंगे, हमने ये सारी डिटेल डाल ली है, अब हमें केवल परचेज़ का लेज़र बनाना है। तो इसको एक बार समझ लीजिए कि ये जो हमने माल ख़रीदा है वो खुद के ही स्टेट से खरीदा है, सबसे पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि इसमें जो आइटम है उसमें कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है, यानी 0% टैक्स लग रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी परचेज है वो है परचेज एग्जेम्प्ट, यानी 0% खुद के राज्य से खरीदी है और 0% टैक्स लग रहा है, यानी ये जो हमारी परचेज है वो है परचेज एग्जेम्प्ट, यानी हमारा लेज़र जो बनेगा वो बनेगा परचेज एग्जेम्प्ट का। तो हम टेली में वापस आ जाते हैं, यहाँ पर Alt C प्रेस करेंगे और यहाँ पर मैं बना दूंगा परचेज एग्जेम्प्ट, एंटर एंड एंटर। अब यहाँ पर देखिए नेम ऑफ ग्रुप दिया हुआ है परचेज अकाउंट, तो यहाँ पर भी आ जाएगा परचेज अकाउंट एंड एंटर। यहाँ पर आपको नोट एप्लीकेबल करना है, इज GST एप्लीकेबल, इसको आपको रखना है एप्लीकेबल, और सेट अल्टर GST डिटेल। अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री में हम इसको नो ही रख रहे थे, यहाँ पर इसको यस करना पड़ेगा, ये बात आप नोट कर लेना। तो यहाँ पर हमें करना है यस एंड एंटर। तो कुछ इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अगर इस तरह की नहीं आ रही है तो यहाँ पर आपको F12 प्रेस करना है और यहाँ पर आपको यस, पहला नंबर ऑप्शन यस करना है और लास्ट वाला यस करना है और सेव कर देना है। फिर आपकी जो विंडो है कुछ इस तरह की आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन और HSN दोनों को आपको खाली छोड़ देना है। अब आता है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या डालना है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है वो हो जाएगा परचेज एग्जेम्प्टेड। तो मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा परचेज एग्जेम्प्टेड। यहाँ पर केवल आपको देख देख के टाइप नहीं करना है, इसका मतलब भी आप समझ लीजिए। परचेज एग्जेम्प्ट का मतलब ये हो गया कि जो हमने परचेज की है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पर हमने परचेज एग्जेम्प्टेड सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर हम करेंगे एंटर। उसके बाद में टाइप्स ऑफ सप्लाई, हम जो खरीद रहे हैं वो माल है, इसलिए यहाँ पर हमें लेना है गुड्स, इसको हम कर देंगे सेव, एंटर एंड एंटर। तो ये लेज़र हमारा क्रिएट हो गया। और जो अब हमारी जो टोटल वैल्यू है परचेज में वो आप देख सकते हैं यहाँ पर है 4550। तो यहाँ पर हम डाल देंगे 4550 एंड एंटर। बस सिंपल। इस तरह से अकाउंट्स ओनली में परचेज की एंट्री होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं पर भी ना तो मैंने आइटम डाला, ना क्वांटिटी डाली, ना ही रेट डाली। सीधी जो टोटल वैल्यू थी परचेज की वो मैंने यहाँ पर डाल दी 4550। इस तरह से अकाउंट्स ओनली में परचेज की एंट्री होती है। इसको हम कर देंगे सेव, एंटर 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 एंड एंटर। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बाकी की जो भी एंट्री आपको यहाँ पर दी हुई है सारी की सारी एंट्री जो है वो परचेज एग्जेम्प्ट की है। आपको प्रैक्टिस के लिए ये एंट्री दोबारा करनी है। बस आपको एक चीज़ जो यहाँ पर ध्यान रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर डेट लगा देता हूँ 2/4, बिल नंबर 14582, एंटर। और यहाँ पर पार्टी का नाम है बेयर क्रॉप साइंस, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड। एंटर करेंगे। ये है सन्ड्री क्रेडिटर्स, लेनदार, एंटर। और इसका एड्रेस वगैरह मैं नहीं डाल रहा, GST नंबर यहाँ से इसका कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट, Ctrl+Alt+V, एंटर एंड एंटर, सेव। तो अब यहाँ पर सेम वही चीज़ है। ये जो पार्टी है वो हमारे ही स्टेट की है और इस पर जो आइटम है उस पर 0% टैक्स लगता है। तो ये भी हमारी परचेज एग्जेम्प्ट है। तो अब यहाँ पर आपको दोबारा से परचेज एग्जेम्प्ट लेजर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा यहाँ पर टाइप करना है परचेज एग्जेम्प्ट एंड एंटर। और सीधा जो टोटल वैल्यू है वो यहाँ पर आ रही 7990, यहाँ पर आपको डाल देनी है 7990, एंटर 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 एंड एंटर। तो इस तरीके से परचेज एग्जेम्प्ट की सारी एंट्री आप कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये जो नोट्स हैं इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। अब हम बढ़ेंगे अगली एंट्री की तरफ। और अगली जो अब हम एंट्री करने वाले हैं उस पर GST लगेगी, चाहे तो 5 लग सकती है, 12, 18 या 28, कोई भी GST लग सकती है। तो ये वाले जो नोट्स है इसको हम ओपन कर लेते हैं, परचेज GST वाले नोट्स को। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहली एंट्री में आ जाता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो
कि जो आइटम दिया हुआ है उसमें एक में तो 12% जीएसटी लग रही है और एक में 18% जीएसटी लग रही है। तो दोनों ही जीएसटी अलग अलग है और इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे चलिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले डेट लगा देते हैं 2/9। बिल नंबर 1478। पार्टी का नाम यहाँ पर मैं लेज़र इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा Alt+C, यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, एंटर। यहाँ पर जो सन्ड्री क्रेडिटर्स एड्रेस वगैरह नहीं डाल रहा, इसका सीधा जीएसटी नंबर को मैं कर लेता हूँ कॉपी, Ctrl+C और यहाँ पर मैं कर देता हूँ पेस्ट। तो ये पार्टी का लेज़र क्रिएट हो गया। अब आ रही आती है परचेज के लेज़र की। तो परचेज के लेज़र को आपको समझना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये पार्टी कहाँ की है। ये हमारे ही राज्य की यानी जोधपुर ज़िले की। उसके बाद में इसमें लग रहा है 12% और इसमें लग रहा है 18%, यानी 2 लेज़र यहाँ पर बनेंगे, 12% का भी बनेगा और 18 का भी बनेगा। तो ये हम हमारे जो नोट्स मैंने दिए हैं उसमें जैसे मान लीजिए ये खुद के राज्य से परचेज है और 12% की है तो लेज़र बन जाएगा परचेज GST @12% और 18 की है तो लेज़र बन जाएगा परचेज GST @18%। दोनों ही लेज़र बनेंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं Alt+C परचेज GST @12%, एंटर एंड एंटर। ग्रुप हो जाएगा इसका परचेज अकाउंट, एंटर। इसको करना नॉट एप्लीकेबल। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको हम करेंगे यस। डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं डालना है, HSN भी कुछ नहीं डालना। आगे बढ़ेंगे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में। तो यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन आप इसका देख सकते हैं दिया हुआ है परचेज टैक्सेबल, और यहाँ पर इसका नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन परचेज टैक्सेबल हम इसलिए डालेंगे क्योंकि जो हम परचेज कर रहे हैं उस पर टैक्स लगता है, इसलिए हम यहाँ पर परचेज टैक्सेबल डालेंगे और यहाँ पे कर देंगे एंटर। और इस पे कितना परसेंट टैक्स लग रहा है, 12% की अगर हम लेज़र बना रहे हैं तो ऑब्वियसली 12% टैक्स ही लगेगा। तो यहाँ पर हम डाल देंगे 12, जिसमें से CGST 6 और SGST से ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसको हम कर देंगे सेव। यहाँ पर हम करेंगे गुड्स, एंटर एंड एंटर। वापस प्रैक्टिस नोट्स को ओपन कर लेते हैं एक बार। अब यहाँ पर आप ये जो टोटल दी हुई है 13,900, ये आपको नहीं डालनी है। यहाँ पर थोड़ा सा जो है अलग मैटर हो जाता है, आपको 12 की अलग डालनी है और 18 की अलग डालनी है। तो 12 की जो टोटल टैक्सेबल वैल्यू है यहाँ पर आप देख सकते हैं 10,714.28। तो ये वाली वैल्यू आपको डालनी है क्योंकि ये 12% की वैल्यू है और ये 18% की वैल्यू है, और ये टोटल वैल्यू है जिसमें 12 और 18 टोटल दोनों मिला करके है। और फिर इसमें SGST अलग है, CGST अलग है, फिर राउंड ऑफ है, और उसके बाद में टोटल इन्वॉइस होता है 13,900 रुपये का। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली 13,900 रुपये नहीं डालना है। तो 12% की जो वैल्यू है 10,714.28, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 10,714.28। उसके बाद में अगला लेज़र हमारा बनेगा परचेज GST @18% का, क्योंकि ये 18% का आइटम है। तो Alt+C प्रेस करूँगा, परचेज GST @18%, ग्रुप आ जाएगा परचेज अकाउंट, इसको मैं करूँगा यस। डिस्क्रिप्शन ब्लैंक, HSN ब्लैंक, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में आ जाएगा परचेज टैक्सेबल, क्योंकि जो हम परचेज का जो हमने लेज़र बनाया है उस पर 18% टैक्स लगता है, और यहाँ पर हम डाल देंगे 18, एंटर। इसको कर देंगे सेव, इसको हम कर देंगे गुड्स। और 18% की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आपको 10,714.28 के नीचे डालनी है, जो कि है 1610.16। तो यहाँ पर मैं डाल दूंगा 1610.16 एंड एंटर। उसके बाद में आप देखिए यहाँ पर ये हमारी टोटल यहाँ तक हो गई 12,324.44। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 12,324.44 जो है टोटल वैल्यू हो गई। उसके बाद में यहाँ पर SGST और CGST अलग है, तो अब यहाँ पर हमें SGST और CGST का लेज़र क्रिएट करना है। Alt+C प्रेस करेंगे, यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा SGST, जो कि जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। तो SGST का लेज़र बनता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया ड्यूटीज एंड टैक्सेस, एंटर। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स यहाँ पर आ जाएगा GST, और SGST का जो आता है वो जाता है स्टेट टैक्स। और परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन यहाँ पर आपको 0 रखनी है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर SGST की कैलकुलेशन हो जाएगी। एंटर करेंगे, एंटर एंड एंटर। तो हम यहाँ पर देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर SGST आ गया है 787.77। अगर आपके ऑटोमेटिक नहीं आता है, इसका मतलब ये है कि आपने किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम कर दी है, आपने चाहे लेज़र गलत बनाया है या फिर परचेज का लेज़र गलत बना दिया है। एंटर करेंगे, अब बनाएंगे Alt+C, CGST, एंटर। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएगा, यहाँ पर हम डाल देंगे GST, यहाँ पर हम डाल देंगे सेंट्रल टैक्स, और यहाँ पर 0% ही रखना है, इसको भी हम कर देंगे सेव। तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं GST कैलकुलेट हो गया है 787.77, और यहाँ पर है 787.76। 1 पैसे का फ़र्क है, जो कि माइनर फ़र्क नहीं है।
आगे बढ़ेंगे, एंटर करेंगे और अगला जो लेज़र है वो है राउंड ऑफ का। तो हम यहाँ पे Alt+C प्रेस करेंगे और यहाँ पर राउंड ऑफ, एंटर, और ये जो लेज़र जाएगा ग्रुप आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। यहाँ पर टाइप ऑफ लेज़र में अगर आपके इनवॉइस राउंडिंग का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पर आपको इनवॉइस राउंडिंग लेकर के एंटर कर देना है। नहीं आ रहा है तो आपको नॉट एप्लीकेबल रखना है। तो यहाँ पर इनवॉइस राउंडिंग, इसको कर देंगे सेव, और यहाँ पर ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ हो जाएगा 0.02। अगर ऑटोमेटिकली नहीं आता है तो आप यहाँ पर मैन्युअली डाल सकते हैं 0.02 एंड एंटर। तो अब आप देख सकते हैं हमारा टोटल जो बिल है वो हो गया 13,900 का, और यहाँ पर भी है 13,900 का। तो अकाउंट्स ओनली में जीएसटी की जो एंट्री है वो इस तरह से होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। कहीं पर भी ना तो आइटम बनाया है, ना ही क्वांटिटी डाली है और ना ही रेट डाली है। एंट्री को आपको इस तरीके से करना है। इसको मैं कर दूंगा सेव, एंटर एंड एंटर। तो आगे भी जो एंट्री दी हुई है वो सब के सब ऐसी ही एंट्री है जैसे मैंने बताया है। तो यहाँ पर 12% आता है। तो यहाँ पर अब आपको 12% जो है वो लेज़र बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एंट्री भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर डेट 2/9, बिल नंबर 17,520, पार्टी नेम वरुण इलेक्ट्रॉनिक, तो Alt+C यहाँ पर मैं कर देता हूँ वरुण इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। एड्रेस नहीं डाल रहा है, इसका सीधा जीएसटी नंबर हम डाल देते हैं, जिसके जीएसटी नंबर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आइटम है, दोनों ही आइटम जो हैं वो हैं 12% के, दोनों ही 12% के हैं। तो 12% का हम लेज़र ऑलरेडी बना चुके हैं। तो यहाँ पर सीधा टाइप करके आपको परचेज जीएसटी @ 12% को कर लेना है सिलेक्ट। अब देखिए ये 21,000 और ये 7,000, ये दोनों अलग अलग ज़रूर हैं लेकिन दोनों ही 12% की है। यानी अगर 18% की इसमें 12 और 18 की होती तो दोनों हम अलग अलग लिखते, लेकिन दोनों के दोनों 12% की है, इसलिए हम 21,000 और प्लस 7,000 दोनों की जो टोटल होती है वो है 29,017.83। वो हम यहाँ पर लिख देंगे 29,017.83। क्यों लिखी? क्योंकि दोनों ही जो आइटम है वो दोनों ही 12% के हैं। अगर अलग अलग टैक्स रेट होती तो अलग अलग हमें डालनी पड़ती। तो अब इसमें हम लगा देंगे SGST, फिर लगा देंगे CGST और फिर लगा देंगे हम राउंड ऑफ। तो टोटल बिल हमारा होता है 32,500 का, यहाँ पर भी हो गया 32,500 का। तो इसको हम कर देते हैं सेव, एंटर एंड एंटर। तो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही आपको नीचे जो एंट्री दी हुई है वो सब करनी है। यहाँ पर फिर 12% है तो आपको लेज़र बनाना नहीं पड़ेगा, और टोटल वैल्यू जो है ये सीधा आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा 32,142। यहाँ पर आप देखिए 12 अलग है और 18 अलग है। तो 18 और 12 दोनों का लेज़र हम बना चुके हैं। तो आपको 12% का लेज़र केवल एक ही बार डालना है, और इन दोनों की जो टोटल हो रही है, इन दोनों की 13,000 और 19,000 की, ये आपको एक साथ डाल देनी है। इसी तरह 18% का लेज़र भी आपको एक ही बार लेना है, और इन दोनों की जो टोटल हो रही है 750 और 4,025, ये आपको एक ही बार में डाल देनी है। तो बिल्कुल इसी तरह सारी एंट्री आपको करनी है। जो चीज़ आपको समझानी है वो समझा चुका हूँ। यहाँ पर 28% का लेज़र बनेगा क्योंकि यहाँ पर नया टैक्स रेट आ गई है, और इसी तरह यहाँ पर एक और लेज़र है 5% का, वो यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा। तो लेज़र कौन सा कब बनेगा, क्या ग्रुप डालना है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या डालना है, टैक्स रेट क्या डालनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। अब आपको सब कुछ समझना है अच्छे से, और अच्छे से इस प्रैक्टिस करनी है। अब हम बढ़ेंगे अगली एंट्री की तरफ जो कि है परचेज IGST की। तो फटाफट से अब आगे बढ़ते हैं। अगली जो हम एंट्री करेंगे वो करेंगे परचेज IGST की, यानी दूसरे स्टेट से हम माल खरीदेंगे और उस पर कितना % टैक्स लगता है, 5, 12, 18 या 28, वो डिपेंड करता है। उसके अकॉर्डिंग ही परचेज़ के लेज़र बनेंगे। तो यहाँ पर इसको मैं कर लेता हूँ ओपन। तो जैसे ये एंट्री है, इसको हम करते हैं 1/1/2020। पहले हम लगाते हैं डेट, तो यहाँ पर F2 1/1/2020 एंड एंटर। बिल नंबर है PK1414, तो यहाँ पर PK1414, एंटर एंड एंटर। पार्टी का नाम हम बना लेते हैं प्लाई किंग कंपनी, तो Alt+C, और ये हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसका स्टेट आपको अच्छे से डालना है। स्टेट अगर आप नहीं डालोगे तो GST कैलकुलेशन नहीं होगा। तो इसका जो स्टेट है वो है पंजाब, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया पंजाब एंड एंटर। और इसके जो GST नंबर हैं वो हमें यहाँ पर डालने हैं। इसके GST नंबर जैसे मान लीजिए यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी, Ctrl+C और Ctrl+Alt+V, एंटर। इसको मैं कर देता हूँ सेव। और अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आइटम दिए हुए हैं PVC पैनल, इस पर लग रहा है 18%, इस पर भी लग रहा है 18%। लेकिन ये जो 18% है, जैसा कि ऑलरेडी हम 18% का लेज़र बना चुके हैं, लेकिन वो जो लेज़र है 18% का वो तब काम आएगा जब हमने माल अपने ही स्टेट से परचेज किया है, तो वरना यहाँ पर वो लेज़र काम नहीं आएगा। तो ये जो हमने माल ख़रीदा है वो अदर स्टेट से ख़रीदा है, और जो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर परचेज दूसरे राज्य से हो
तो 18% का जो लेज़र बनेगा वो बनेगा परचेज IGST @ 18%। तो यहाँ पर टेली को ओपन कर लेता हूँ, Alt C, और यहाँ पर मैं बनाऊंगा परचेज IGST। इससे पहले बनाया था परचेज GST, और परचेज GST और परचेज IGST में कहाँ पर फ़र्क आएगा वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। परचेज IGST @ 18%, ग्रुप हो जाएगा परचेज अकाउंट, एंटर, और यहाँ पर हमें करना है यस। डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं आएगा, HSN में भी कुछ नहीं आएगा, और नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। अभी तक हम डाल रहे थे परचेज टैक्सेबल, यानी जो हमने माल खरीदा है उस पर टैक्स लगता है, जो भी टैक्स है 5, 12, 18 या 28। और परचेज टैक्सेबल का लेजर तब लेते हैं जब हमने खुद के ही स्टेट से माल खरीदा हो। और यहाँ पर अब आएगा इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, यानी हम जो माल खरीद रहे हैं वो टैक्सेबल तो है ही, और उसके साथ ही साथ में हमने जो माल खरीदा है वो इंटर स्टेट यानी दूसरे स्टेट का है। तो यहाँ पर इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल जो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर आएगा, और जो रेट है वो यहाँ पर आ जाएगी 18%, और इसको हम कर देंगे सेव, और यहाँ पर आ जाएगा गुड्स, एंटर एंड एंटर। और जो इसकी टोटल वैल्यू है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी टोटल वैल्यू ये भी 18% का है 5714 का, और ये भी 18% का। तो टोटल वैल्यू जो है यहाँ पर 12813.20, सीधा हम ये डाल देंगे 12813.20। और उसके बाद में यहाँ पर लगा हुआ है IGST, यहाँ पर SGST और CGST नहीं लगा हुआ है। अगर आप SGST और CGST लगाएंगे भी तो कैलकुलेट नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें IGST का नया लेजर बनाना पड़ेगा, Alt C करेंगे, और यहाँ पर IGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और यहाँ पर आ जाएगा GST, और अब की बार आएगा इंटीग्रेटेड टैक्स, और इसको हम कर देंगे सेव। जैसे एंटर करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर IGST कैलकुलेट हो जाएगा। तो एंटर करेंगे, यहाँ पर IGST जो है टोटल हो रहा है 2306.38, यहाँ पर भी हो रहा है 2306.38, 1 पैसे का फ़र्क है। तो यहाँ पर एंटर करके हम कर देंगे राउंड ऑफ। टोटल बिल हमारा हो गया 15,120 का, और यहाँ पर भी हो गया 15,120 का। तो इस तरह से होगी परचेज IGST की एंट्री। सेम टू सेम यही 18% का है, तो आपको केवल पार्टी का लेजर बनाने की ज़रूरत है। बाकी परचेज IGST 18% आपको डालना है, और सीधा ये वैल्यू डाल देनी है 7,643 की। यहाँ पर नया लेज़र आपको बनाना पड़ेगा, एक 5% का अलग बनाना पड़ेगा, और उसकी वैल्यू अलग डालनी पड़ेगी। और यहाँ पर 18% का जो ऑलरेडी हम बना चुके हैं वो डाल करके सीधा इसकी वैल्यू अलग डालनी पड़ेगी। तो इस तरह से आपको परचेज IGST की एंट्री करनी है, जैसा मैंने आपको करके बताया है। आप कहें तो एक एंट्री और मैं आपको करके बता देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ सेव, डेट लगा देता हूँ 2/1, और यहाँ पर 3983। पार्टी का जो नाम है वो है मार्वेल ब्लाइंड्स कैटलॉग। तो Alt C, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, Alt C, Ctrl Alt V, ये हो जाएगा हमारा लेनदार सन्ड्री क्रेडिटर्स। और इसका यहाँ पर स्टेट में आपको ध्यान रखना है, स्टेट डाल देना है महाराष्ट्र। स्टेट में अगर आप गलती करेंगे तो GST कैलकुलेट नहीं होगा, ये मैं आपको पहले से बता देता हूँ। GST नंबर इसके यहाँ पर इसका कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl C, Ctrl Alt V, इसको कर देता हूँ सेव। और यहाँ पर अब आ गया 5% का लेजर जो मैंने बनाया हुआ नहीं है, तो बनाना पड़ेगा। Alt C प्रेस करूँगा, परचेज IGST, याद रखना परचेज IGST, क्योंकि दूसरे स्टेट से हमने परचेज की है। परचेज IGST @ 0.5%, ग्रुप आ जाएगा परचेज अकाउंट, और यहाँ पे हम कर देंगे यस। और यहाँ पर फिर से आएगा इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। जो हम परचेज कर रहे हैं वो 5% का माल है, टैक्सेबल है, और दूसरे राज्य से हैं, इसलिए यहाँ पर आएगा इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। यहाँ पे हम डाल देंगे 5%, और इसको हम कर देते हैं गुड्स, इसको कर देते हैं सेव। और यहाँ पर अब 5% की वैल्यू जो है वो अलग डालेंगे हम, 1237.90, ये डाल दी। उसके बाद में अब यहाँ पर डालेंगे 18% जो कि ऑलरेडी बना हुआ है परचेज। यहाँ पर देखिए 18% के दो हैं, एक तो है परचेज GST @ 18%, और एक है परचेज IGST @ 18%। अगर यहाँ पर आपने परचेज GST डाल दिया तो यहाँ पर काम नहीं करेगा, क्योंकि ये जो लेज़र है तब काम आएगा जब हम खुद के ही स्टेट से खरीदते हैं तब, और ये है अदर स्टेट का, जब हमने दूसरे स्टेट से माल खरीदा है तब आपको ये लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसको एंटर कर दूंगा, और इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे डाल दूंगा 5,902.12, और फिर यहाँ पे मैं लगा दूंगा IGST, और यहाँ पे मैं कर दूंगा राउंड ऑफ। टोटल बिल हुआ हमारा 8,264 का, और यहाँ पे भी हो गया 8,264 का। इसका मतलब एकदम सही है। इसको मैं कर देता हूँ सेव, Ctrl A। तो इस तरीके से आपको परचेज IGST की एंट्री करनी है, बिल्कुल एज इट इज़। इसको भी मैं अब कर देता हूँ क्लोज। और लास्ट जो परचेज की एंट्री है वो मैं आपको बता देता हूँ। और लास्ट जो हमारी परचेज की एंट्री है वो है परचेज इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट। इसको मैं कर लेता हूँ ओपन,
इसमें क्या है, इसमें जो हम परचेज कर रहे हैं वो दूसरे स्टेट से कर रहे हैं, लेकिन जितने भी आइटम हैं उस पर 0% टैक्स लगता है। तो एक ही एंट्री होगी, एक ही तरह का लेज़र बनेगा। मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले डेट लगा देता हूँ यहाँ पर 2/4/2019 एंड एंटर। बिल नंबर है AS7485। पार्टी का नाम यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ, Alt+C Ctrl+C, यहाँ पर Alt+C Ctrl+Alt+V। यहाँ पर आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। एड्रेस नहीं डाल रहा, यहाँ पर स्टेट में आपको ध्यान रखना है, स्टेट आपको डालना है गुजरात, तो यहाँ पर गुजरात। और इसके GST नंबर यहाँ से मैं करूँगा कॉपी, Ctrl+C और यहाँ पर पेस्ट, Ctrl+Alt+V। और यहाँ पर जो आइटम है वो 0% का है, और जबकि ये जो हम माल खरीद रहे हैं वो इंटर स्टेट से खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर लेज़र बनेगा परचेज इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट, ठीक है। और ग्रुप हम डाल देंगे परचेज अकाउंट, इसको हम करेंगे यस। और यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में इंटर स्टेट परचेज एग्जेम्प्ट, जिसका मतलब हो गया कि हमने जो माल खरीदा है उस पे आइटम पे 0% टैक्स लगता है, और अदर स्टेट से हमने माल खरीदा है। यहाँ पे हम कर देंगे गुड्स, सीधा टोटल वैल्यू हम डाल देंगे 10,360 और इसको कर देंगे हम सेव। बाकी की जो एंट्री है वो भी एज इट इज़ ऐसे ही होगी। पार्टी भले ही अलग हो सकती है, लेकिन लेज़र परचेज इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट जो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ वही डालना है, और सीधा आपको ये वैल्यू डालनी है 30,200। तो इस तरीके से परचेज की एंट्री हो जाएगी। अब हम बढ़ेंगे सेल्स की एंट्री की तरफ। तो परचेज की एंट्री हमने कर ली है, अब हम बढ़ते हैं सेल्स की तरफ। बिल्कुल जिस तरह से परचेज की एंट्री है वैसे के वैसे ही सेल्स की एंट्री आपको करनी पड़ती है। तो यहाँ पर सेल्स, ये समझ लीजिए परचेज की जगह सेल्स का नाम है और परचेज वाउचर की जगह सेल्स वाउचर है। तो यहाँ पर जो ऑलरेडी मैं आपको परचेज में समझा चुका हूँ वही आपको सेल्स में समझना है। तो ज़्यादा आप टाइम ख़राब नहीं करेंगे, हम सीधा एंट्री की तरफ बढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल सेल्स एग्जाम की एक एंट्री मैं निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको सेल्स एग्जाम की एंट्री किस बेसिस पे करनी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए जिस भी फर्म का आप काम करोगे वो बिल बुक बनाएगा या फिर किसी तरह का बिल प्रिंट करेगा। तो वो जो बिल बुक बनाएगा या जो बिल प्रिंट करेगा उसमें भी हो सकता है कि आइटम दिए हुए हैं, यानी वो भी अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री में हो। तो वही सेल्स का बिल को आपको जिस तरह हमने परचेज का बिल कन्वर्ट किया था अकाउंट्स ओनली में, उसी तरह आपको सेल्स का बिल भी अकाउंट्स ओनली में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल सी एंट्री है ये भी। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर हम 1 अप्रैल 2019 सबसे पहले डेट लगाएंगे। तो सबसे पहले सेल्स की एंट्री करने के लिए सेल्स का वाउचर हम ओपन करेंगे। यहाँ पर हम प्रेस करेंगे F8, तो यहाँ पर हमारा सेल्स का वाउचर जो है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हम डेट लगा देते हैं 1/4, तो यहाँ पर 1/4/2019, 1/4/2019 एंड एंटर। बिल नंबर 001, तो यहाँ पर भी हम डाल देते हैं 001, एंटर एंड एंटर। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ मुकेश कुमार कैश, यहाँ पर ये कैश है तो हमें सीधा कैश ही डालना है। तो यहाँ पर मैं डाल दूंगा कैश, पार्टी का लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर बायर्स नेम में हम डाल सकते हैं मुकेश कुमार एंड एंटर। इसका अगर एड्रेस कुछ है तो यहाँ पर हम डाल सकते हैं। कंट्री आ जाएगी इंडिया, स्टेट राजस्थान, प्लेस ऑफ सप्लाई भी यहाँ पर राजस्थान आएगा, और GST रजिस्ट्रेशन टाइप यहाँ पर आ जाएगा कंज्यूमर, क्योंकि ये एक कस्टमर है इसलिए यहाँ पर हमने कंज्यूमर डाल दिया। अगर इसके GST नंबर होते तो यहाँ पर हमें लेना पड़ता रेगुलर, और यहाँ पर हमें उसके GST नंबर डालने पड़ते। तो यहाँ पर मैं कंज्यूमर कर दूंगा। और उसके बाद में यहाँ पर हमें सेल्स का लेज़र बनाना है। और सेल्स का लेज़र हम किस आधार पर बनाएंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने ये जो माल बेचा है वो अपने ही स्टेट में बेचा है, और दूसरा इसका जो टैक्स है वो 0% का टैक्स है। तो नोट्स में आप देख सकते हैं अगर सेल्स खुद के राज्य में हो 0% का अगर लेज़र बनेगा तो सेल्स एग्जेम्प्ट का बनेगा। तो यहाँ पर Alt+C प्रेस करूँगा और यहाँ पर मैं डाल दूंगा सेल्स एग्जेम्प्ट। ग्रुप आ जाएगा सेल्स अकाउंट, एंटर, नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे हम करेंगे यस। डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं आएगा, HSN कुछ नहीं आएगा, और यहाँ पर हम डाल देंगे यहाँ पर हम डालेंगे सेल्स एग्जेम्प्ट, क्योंकि जो हम माल खरीद रहे हैं उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता, इसलिए यहाँ पर आएगा सेल्स एग्जेम्प्ट। एंटर करेंगे, यहाँ पर हम डाल देंगे गुड्स एंड एंटर। तो अब यहाँ पर हमें डालना सीधा अमाउंट, जो हमारा टोटल अमाउंट है वो है 2,290 रुपये का, तो यहाँ पर हम डाल देंगे 2,290। तो इस तरीके से सेल्स की एंट्री हो जाएगी। ना तो आपको आइटम डालने हैं, ना क्वांटिटी और ना ही रेट, इसको हम कर देंगे सेव। इसी तरह आपको बाकी की जो एंट्री दी हुई है सारी की सारी एंट्री यहाँ पर आपको करनी है। जैसे यहाँ पर जितेंद्र सेन लिखा हुआ है, यहाँ पर ये केस नहीं है, इसलिए यहाँ पर इस पार्टी का आपको लेज़र बनाना पड़ेगा। केस होता तो आप डायरेक्ट केस डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर केस दिया हुआ है तो यहाँ पर आप सीधा लेज़र में केस डाल सकते हो और बायर्स नेम में आप उसका नाम लिख सकते हो। तो इस तरह से आपको सेल्स एग्जाम की एंट्री करनी है। अब बढ़ते हैं अगली एंट्री की तरफ। तो अगली जो एंट्री है वो है सेल्स GST की, इसको ओपन कर लेते हैं फटाफट से।
और पहली एंट्री करते हैं, यहाँ पर डेट है 2/9/2019, तो 2/9। बिल नंबर है 016016 और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ कैश, तो यहाँ पर मैं डाल दूंगा कैश। और यहाँ पर इस बायर का नाम है, यहाँ पर डाल देता हूँ जैन ट्रेडर्स, तो यहाँ पर जैन ट्रेडर्स एड्रेस है तो डाल सकते हैं। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जीएसटी नंबर दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हम डालेंगे रेगुलर और इसका जीएसटी नंबर यहाँ से कॉपी करके इसके हम कर देंगे पेस्ट और यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर हम इसको दो तरह का माल बेच रहे हैं, 12% का और 18% का। तो यहाँ पर लेज़र बनाएंगे RC सेल्स GST @12%। ये लेज़र हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जो पार्टी है हमने जिसको माल बेचा है वो हमारे स्टेट का है और आइटम पे जो टैक्स लग रहा है वो 12%। ग्रुप आ जाएगा सेल्स अकाउंट और यहाँ पे हम कर देंगे सेल्स और यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आ जाएगा सेल्स टैक्सेबल, क्योंकि अब की बार जो हमने माल बेचा है उस पर टैक्स लगता है और कितना परसेंट, 12%। यहाँ पर कर देंगे गुड्स और 12% का हम लिखेंगे अलग 5803.57। इसी तरह 18% का और लेज़र बनाएंगे RC सेल्स GST @18%। यह आ जाएगा सेल्स अकाउंट, यहाँ पर हम करेंगे यस। यहाँ पर आ जाएगा सेल्स टैक्सेबल और यहाँ पर आ जाएगा 18%, इसको हम कर देंगे सेव। और 18% की जो वैल्यू है अलग से हम यहाँ पर लिख देंगे 1016.94। तो यहाँ पर टोटल टैक्सेबल वैल्यू हो गई 6820.51। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 6820.51। और अब हम लगाएंगे SGST और CGST, जो कि लेज़र हम पहले से ही बना चुके हैं, परचेज के टाइम में दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर SGST एंटर, CGST एंटर और राउंड ऑफ, तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 7700। यहाँ पर भी टोटल हो गया 7700। तो इस तरीके से आपको सेल्स की एंट्री करनी है। यहाँ पर ये 12% का लेज़र है, हम बना चुके हैं, नहीं बनाना है आपको। यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर 28 है, यहाँ पर आपको लेज़र बनाना पड़ेगा सेल्स GST 28%। और टोटल वैल्यू आपको यहाँ पर डाल देनी है 63,359। तो इस तरीके से आपको बाकी की सेल्स की एंट्री करनी है। अब बढ़ते हैं हम सेल्स IGST की तरफ। तो अब हम करते हैं सेल्स IGST की एंट्री। सबसे पहले हम डेट लगाएंगे 1/1, बिल नंबर है 026 और यहाँ पर पार्टी का नाम है नरेश ट्रेडिंग कंपनी। ये केस नहीं है इसलिए हमें यहाँ पर लेज़र बनाना पड़ेगा RC नरेश ट्रेडिंग कंपनी और यहाँ पर ये आ जाएगा सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि हमने इसको माल बेचा, ये हमारा देनदार है। एड्रेस वगैरह मैं नहीं डाल रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको स्टेट में ध्यान रखना है, ये है पंजाब का, तो यहाँ पर स्टेट आपको डालना पड़ेगा पंजाब। और इसके GST नंबर यहाँ पर इसको कर लेते हैं कॉपी, Ctrl+C और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट और इसको कर देते हैं सेव। अब आता है सेल्स का लेज़र। यहाँ पर 18% है दोनों में ही, तो यहाँ पर 18% सेल्स का लेज़र बनेगा। और कौन सा, सेल्स IGST @18%। क्यों, क्योंकि जो हमने सेल्स की है वो अदर स्टेट की है। तो RC सेल्स IGST @18% और यहाँ पर हम डाल देंगे सेल्स अकाउंट और यहाँ पर हम कर देंगे यस। और अब की बार यहाँ पर हम डालेंगे इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल, क्योंकि हमने अब की बार जो माल बेचा है उस पर टैक्स लगता है और अदर स्टेट में हमने बेचा है और इस पर टैक्स लगता है 18% का। इसको कर देंगे गुड्स और टोटल जो वैल्यू है ये भी 18% है 5000 और ये भी 18% है 4000, तो टोटल हम डाल देंगे 10,562.50। और यहाँ पर हम अब लगाएंगे IGST, SGST और CGST नहीं लगाना है, यहाँ पर IGST लगा हुआ है, तो IGST और राउंड ऑफ। तो इस तरीके से आप 12,464 रुपये टोटल यहाँ पर होता है, यहाँ पर भी 12,464। तो इस तरीके से आपको कर देनी है सेल्स IGST की एंट्री। तो अब यहाँ पर 18% है, यहाँ पर 5%, यहाँ पर आपको लेज़र बनाना पड़ेगा सेल्स IGST 5% और इसकी वैल्यू अलग लिखनी पड़ेगी। और 18% का हम ऑलरेडी बना चुके, इसकी वैल्यू अलग लिखनी पड़ेगी, फिर IGST आपको लगा देना है। इसी तरह यहाँ पर 28% का लेज़र आपको बनाना पड़ेगा सेल्स IGST @28% और यहाँ पर टोटल वैल्यू 17,770 आप लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगली एंट्री की तरफ और अगली जो सेल्स की लास्ट एंट्री बचती है वो है सेल्स इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट। तो इसको हम कर लेते हैं ओपन। तो ये भी बहुत आसान है, डेट लगा देते हैं सबसे पहले 1/3, बिल नंबर 034, पार्टी नेम नमन सिन्हा, ये कैश है तो हम यहाँ पर डालेंगे कैश और यहाँ पर बायर नेम में हम लिख देंगे नमन सिन्हा और एंटर। और ये स्टेट जो है गुजरात का है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर स्टेट डालना है गुजरात और यहाँ पर भी गुजरात। और ये GST रजिस्ट्रेशन टाइप यहाँ पर आपको डाल देना है कंज्यूमर। और यहाँ पर जो हम इसको आइटम बेच रहे हैं वो 0% का है, लेकिन स्टेट जो है वो दूसरा है, तो यहाँ पर एक लेज़र बनेगा सेल्स इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट और ये आ जाएगा सेल्स अकाउंट में
यहाँ पर यस करेंगे और नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में आ जाएगा इंटर स्टेट सेल्स एग्जेम्प्ट एंड एंटर, और यहाँ पर हम डाल देंगे गुड्स और सीधा जो टोटल वैल्यू है 8000 वो यहाँ पर हम डाल देंगे, इसको हम कर देंगे सेव। बाकी की जो एंट्री है वो बिल्कुल एज इट इज इसी तरीके से आपको करनी है। सेल्स इंटरेस्टेड एग्जेम्प्ट सीधा आपको लेज़र डालना है और टोटल अमाउंट डाल देना है 24000। तो इस तरीके से आपको अकाउंट्स ओनली में परचेज और सेल्स की एंट्री करनी पड़ती है। अब बचता है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, उसमें भी बड़ा कुछ भेद नहीं है, तो वो भी मैं आपको एंट्री बता देता हूँ, वो एंट्री आपको किस तरह से करनी है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अकाउंट्स ओनली में परचेज रिटर्न की एंट्री कैसे होती है। तो सबसे पहले परचेज रिटर्न की एंट्री जो होती है वो होती है डेबिट नोट में। तो यहाँ पर आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर को एक्टिवेट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको जाना है F11 में, और उसके बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा। F11 में जाने के बाद में आपको F1 में यानी अकाउंटिंग फीचर में जाना है, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा यूज़ डेबिट एंड क्रेडिट नोट। इसको आपको करना है यस, इसको भी यस और इसको भी यस, इन तीनों को यस करना है और फिर कर देना है सेव। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ सेव। अब डेबिट नोट की एंट्री जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ डेबिट नोट, तो आपको कंट्रोल F9 प्रेस करना है या डेबिट नोट पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैंने परचेज रिटर्न का जो है आपको मैं बता देता हूँ एक बार। यहाँ पर आप देख सकते हैं परचेज रिटर्न की एंट्री भी मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दी है, इसको आपको ओपन करना है। तो पहला जो परचेज रिटर्न है यहाँ पर लिखा हुआ क्रेडिट नोट नंबर, तो यहाँ पर हमें डालना है AR 412। सबसे पहले हम डेट लगा देते हैं, डेट है 1/11/2019, तो 1/11/2019 एंड एंटर। और यहाँ पर इसका जो नंबर है वो है AR 412 एंड एंटर। पार्टी नेम, यहाँ पर पार्टी नेम है एग्रीस्टार जेनेटिक, तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है एग्रीस्टार जेनेटिक प्राइवेट लिमिटेड, तो इसको हम कर देते हैं सेव। और ये है गुजरात का, तो यहाँ पर सेम चीज़ वही है, जो ये है एग्रीस्टार जेनेटिक प्राइवेट लिमिटेड, ये गुजरात का है, और ये जो आइटम है वो 00% का है। तो यहाँ पर आपको सीधा लेना है इंटर स्टेट परचेज इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट, सीधा ये आपको डालना है। आपको परचेज रिटर्न का बनाने की ज़रूरत नहीं है। यानी सेम यहाँ पर लेज़र में आपको क्या करना है, ये मान लीजिए कि आप जो परचेज की एंट्री करते वक्त जो लेज़र लेते हैं जिस अकॉर्डिंग, उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर परचेज रिटर्न की एंट्री करते वक्त लेना है। तो यहाँ पर परचेज इंटर स्टेट एग्जाम्प्ट ले लिया और टोटल अमाउंट आपको डालना है 3260। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 3260, इसको कर देना है सेव। यहाँ पर आपको करना है प्रोवाइड GST डिटेल्स, इसको करना है यस। यहाँ पर करना है सेल्स रिटर्न, और यहाँ पर डेबिट क्रेडिट नोट नंबर ये हैं AR 412, तो यहाँ पर मैं डाल दूंगा AR 412 और डेट डाल दूंगा 1/11/2019, इसको कर दूंगा सेव। तो एक एंट्री और बताता हूँ GST वाली, मैं आपको एंट्री बताता हूँ, जैसे ये वाली एंट्री। तो यहाँ पर भी 1/11 है, क्रेडिट नोट नंबर है 0852, जैसे यहाँ पर मैंने डाल दिया, और पार्टी नेम यहाँ पर है जे इलेक्ट्रॉनिक। तो लेज़र ऑलरेडी हमारा बना हुआ है जे इलेक्ट्रॉनिक, इसको हम करेंगे एंटर। और ये जो जे इलेक्ट्रॉनिक जो है वो राजस्थान का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ राजस्थान। और इसको जो हमने मतलब ये समझ लीजिए कि ये राजस्थान का है, राजस्थान में ही हम माल रिटर्न कर रहे हैं, और जो माल रिटर्न कर रहे हैं वो 12% का कर रहे हैं। यानी जो हमने इससे परचेज GST 12% का जो माल खरीदा था वही रिटर्न कर रहे हैं, तो वही हमें वापस यहीं पे डालना है परचेज GST @ 12%, जो लेज़र हम ऑलरेडी बना चुके हैं। यानी मान लीजिए कि हमने इससे 1000 रुपये का 12% का माल खरीदा था और 800 का वापस रिटर्न कर दिया, तो यहाँ पर मान लीजिए हम 800 डाल देंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 12% का 800 ऑटोमेटिकली यहाँ से कम हो जाएगा। ये इसी तरह से डेबिट नोट की एंट्री होती है। तो यहाँ पर 12% का जो है वो है टोटल 11160.62, यहाँ पर आपको डाल देना है 11160.62, और यहाँ पर कर देना है SGST CGST और राउंड ऑफ। तो टोटल हो गया 12500, यहाँ पर भी हो गया 12500, इसको कर देंगे हम सेव। यहाँ पर आपको डालना है प्रोवाइड GST डिटेल यस, रीजन सेल्स रिटर्न, प्लस डेबिट क्रेडिट नोट नंबर यहाँ पर आ जाएगा ये 0852, और यहाँ पर आ जाएगा 1/11/2019 एंटर एंड एंटर सेव। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको बाकी की एंट्री करनी है। जैसे ये JK लक्ष्मी सीमेंट दिल्ली का है, ये लेज़र अभी तक हमने बनाया नहीं है, तो ये पहले बनेगा। आपको सारे प्रैक्टिस की एंट्री करनी है, वहाँ पर फिर ऑटोमेटिक JK लक्ष्मी सीमेंट का लेज़र बन जाएगा, और ये दिल्ली का है। यहाँ पर जो लेज़र आएगा वो आएगा परचेज IGST @ 28%, और टोटल वैल्यू आ जाएगी 5327। तो इसी तरह परचेज रिटर्न की एंट्री आपको करनी है। अब हम बढ़ते हैं सेल्स रिटर्न की एंट्री की तरफ। तो यहाँ पर सेल्स रिटर्न की भी एंट्री आपको दी हुई है, इसको हम करेंगे ओपन। तो सेल्स रिटर्न सबसे पहले 1 मई 2019, यहाँ पर हम डाल देते हैं 1/5 एंटर। और सेल्स रिटर्न की एंट्री के लिए क्रेडिट नोट को ओपन हम करेंगे कंट्रोल F8 में।
तो ये है हमारी सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पर बिल नंबर हम डाल देंगे SR001, एंटर। पार्टी नेम यहाँ पर लिखा हुआ जितेंद्र सेन। तो यहाँ पर जितेंद्र सेन लेजर जो है हमारे प्रैक्टिस नोट्स में आपको बना हुआ मिल जाएगा, अभी तक हमने बनाया नहीं है। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं बना लेता हूँ जितेंद्र सेन, और यहाँ पर ये हो जाएगा सन्ड्री डेटर्स, और यहाँ पर ये हो जाएगा कंज्यूमर। इसको कर देते हैं सेव। और इससे जो हमने आइटम वापस मिला है, वापस जो इसने आइटम की रिटर्न किया वो किया 0% का। तो यहाँ पर आ जाएगा सेल्स एग्जेम्प्ट, और टोटल वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 1560। तो बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह से हमने परचेज और सेल्स की एंट्री की है, बिल्कुल उसी तरह से ही यहाँ पर परचेज और सेल्स के लेजर आपको लेने हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर सेल्स रिटर्न की एंट्री हो जाएगी। यहाँ पर भी आपको डाल देना सेल्स रिटर्न बाय डेबिट नोट नंबर SR001, और डेट यहाँ पर आ जाएगी 1/11, और डेट यहाँ पर आ जाएगी 1/5/2019, एंटर एंड एंटर एंड एंटर। तो इस तरीके से आपको सेल्स रिटर्न की एंट्रियाँ करनी है। तो इसको भी मैं कर देता हूँ क्लोज। तो देखिए दोस्तों, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की एंट्रियाँ जिस तरीके से अकाउंट्स ओनली में होती है, क्या तरीका होता है, किस तरह से परचेज और सेल्स के लेजर बनते हैं, वो सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक चीज़ और बचती है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारी लास्ट जो चीज़ है वो मैं आपको बता करके इस जो टॉपिक है, इस टॉपिक को यहाँ पर मैं कंप्लीट करना चाहूँगा। बहुत लंबा वीडियो हो गया, उम्मीद करता हूँ कि सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। और जो लास्ट चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब हम अकाउंट्स ओनली में काम करते हैं तो स्टॉक जो है वो हमें मैन्युअली यानी हमें खुद डालना पड़ता है। अकाउंट्स विद इन्वेंट्री में स्टॉक ऑटोमेटिकली आ जाता है, लेकिन अकाउंट्स ओनली में स्टॉक आपको खुद को मैन्युअली डालना पड़ेगा। और वो आप कैसे डाल सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको स्टॉक भी रेट वाइज, यानी आपके पास में 0% का कितना स्टॉक है, 5 का कितना है, 12 का कितना है, 18 का कितना है और 28 का कितना है, ये स्टॉक अलग अलग आपको मेंटेन करना पड़ता है। मतलब आपको रेट वाइज स्टॉक अलग अलग डालना पड़ेगा। 0 का कितना है, 5 का कितना है, 12 का कितना, 18 का कितना और 28 का कितना। और वो कैसे आप डाल सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको जाना है अकाउंट्स इन्फो में, और फिर जाना लेज़र में, और फिर आपको क्रिएट करना है लेज़र। सबसे पहले हम लेज़र जो क्रिएट करेंगे, मान लीजिए हम करेंगे स्टॉक @00%, यानी वो स्टॉक जो 0% का है, और इसको हम सेव कर देंगे स्टॉक इन हैंड में। यहाँ पर हम कर देंगे इसको सेव। और फिर एक और लेजर बनाएंगे स्टॉक @05%, इसको भी हम कर देंगे सेव स्टॉक इन हैंड में। फिर हम डालेंगे स्टॉक @12%, इसको भी हम कर देंगे सेव। फिर एक और लेजर बनाएंगे स्टॉक @18%, इसको भी हम कर देंगे सेव। और फिर हम बनाएंगे स्टॉक @28%, और इसको भी हम कर देंगे सेव। याद रखना, आपको 500 के 500 लेज़र तब ही बनाने हैं जब आपके पास में 500 तरह की परचेज या सेल हो रही है। मान लीजिए कि आपके पास में 18% की परचेज हो रही है और 18% की ही सेल हो रही है, तो आपके पास में जो स्टॉक होगा वो भी 18% का ही होगा। तो आपको यहाँ पर लेज़र केवल एक ही बनाना पड़ेगा, स्टॉक @18%। मान लीजिए 2 तरह की परचेज और 2 तरह की सेल हो रही है, तो 2 तरह के लेज़र आपके यहाँ पर बनेंगे। तो 500 के 500 आपको बनाने ज़रूरी नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ केवल कि आपको इस तरह से लेज़र बनाने पड़ेंगे। इसको मैं कर दूंगा सेव। बैक आऊँगा, गेटवे ऑफ टैली पर वापस जाऊँगा, अकाउंट्स इन्फो में, लेज़र में, और अब की बार जाऊँगा ऑल्टर में, और यहाँ पर लेज़र ओपन करूँगा स्टॉक @00% का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है ओपनिंग 1 अप्रैल 2019। तो 1 अप्रैल 2019 को 0% का कितना स्टॉक था वो यहाँ पर आपको मैन्युअली डालना पड़ेगा। मान लीजिए हमारे पास में जो बैलेंस शीट आई है उसमें मान लीजिए 15,000 रुपये का 0% का स्टॉक दिया हुआ, तो यहाँ पर हम डाल देंगे 15,000, एंटर एंड एंटर। और फिर यहाँ पर हम क्लोजिंग बैलेंस डालेंगे 31 मार्च 2020, यहाँ पर डेट लगा देंगे और कर देंगे एंटर। 31 मार्च 2020 को आपके पास में 0% का कितना स्टॉक था वो यहाँ पर आपको मैनुअल डालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने डाल दिया 25,000 रुपये। तो अब यहाँ पर देखिए, आप अपने मन से भी नहीं डाल सकते कि 25,000 डाल दिया, 40,000 डाल दिया, 50,000। आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। आपको एक कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि जो हमारा 0% का स्टॉक है वो कितना होगा, 5% का कितना होगा, 18 का कितना होगा या 28 का कितना होगा। और वो कैलकुलेशन आप किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा। तो हो सकता है नेक्स्ट वीडियो या आने वाला 1-2 वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि इस अकाउंट्स ओनली में स्टॉक कैलकुलेशन कैसे की जाती है, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है। तो इसको मान लीजिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेव।
और उसके बाद में मान लीजिए मुझे डालना है 5% का, तो 5% में जो भी बैलेंस शीट में ओपनिंग था, मान लीजिए यहाँ पर 18,000 डाल दिया, और 31 मार्च 2020 को जो भी क्लोजिंग है मान लीजिए यहाँ पर 56,000, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया, इसको मैं कर दूंगा सेव। तो इस तरीके से 12, 18 और 28% का आपको स्टॉक मैन्युअली डालना पड़ता है अकाउंट्स ओनली में, ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेट नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा अकाउंट्स ओनली का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो थोड़ी सी मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें अच्छी सी, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।